नमस्कार, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के अनुरूप गठित नए नागरिक संसाधन सूचना विभाग की तरफ से बनाया गया 8 अंकों का परिवार पहचान पत्र प्रदेश के लोगों के लिए कारगर दस्तावेज साबित हो रहा है। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार भी जताया जा रहा है। लोगों के लिए बना कारगर दस्तावेज, परिवार पहचान पत्र का मिल रहा लाभ। हर महीने बन रही 5,000 नई पेंशन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के अनुरूप गठित नए नागरिक संसाधन सूचना विभाग की तरफ से बनाया गया 8 अंकों का परिवार पहचान पत्र प्रदेश के लोगों के लिए कारगर दस्तावेज सिद्ध हो रहा है। जैसे ही कोई नागरिक 60 वर्ष की आयु पूरा कर लेता है, तत्काल उसका नाम अपने आप वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लाभ पात्रों की सूची में शामिल हो जाता है। अब उसे ना तो किसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, न ही किसी के आगे फरियाद करने की जरूरत होती है। हर महीने लगभग 5,000 नई पेंशन बन रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जहां जहां आते हैं, वहां पर नए लाभ पात्रों को स्टेज पर बुलाकर स्वयं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की सूची में नाम शामिल होने का प्रमाण पत्र देते हैं। लोगों से पूछते हैं कि सरपंच, नंबरदार या किसी और के पास जाने की जरूरत तो नहीं, तो उत्तर मिलता है नहीं। विभागीय जानकारी के अनुसार हर महीने 5,000 नई पेंशन बन रही है। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी किया जा रहा है। जब से हमारी 7-8 साल से मनोहर लाल जी की सरकार हरियाणा में बनी है, तब से ऑनलाइन की बहुत सुविधाएं होगी। जैसा कि अभी पहले बुजुर्गों को पहली सरकारों में फार्म भरने पड़ते थे पेंशन के लिए, धक्के खाने पड़ते थे, रिजेक्ट हो जाती थी, पता नहीं लगता था। अब मनोहर लाल जी ने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि ऑनलाइन पेंशन अप्लाई होती है, ऑटोमेटिक बुजुर्ग के खाते में आती है। अभी 1-2 दिन की लेटेस्ट खबर है कि 7,000 बुजुर्गों की पेंशन ऑटोमेटिक लागू हुई है फैमिली आईडी के उससे। ये बड़ा सराहनीय कार्य है जो हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री ने किया हरियाणा में। ये बहुत बढ़िया सरकार चल रही है जिन्होंने ऑनलाइन सिस्टम चलाया हुआ है। ऑनलाइन में सारी पारदर्शिता है। तो मुख्यमंत्री का नारा भी था जिस तरीके से हर पंक्ति के छोर तक पहुंचे। हाँ, मनोहर लाल जी ने एक बात कही थी इलेक्शन में कि मैं लास्ट पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक भी अपनी सरकार के लाभ पहुंचाऊंगा, तो वो उन्होंने करके दिखाया है। अंतिम व्यक्ति तक भी सरकार के लाभ वहाँ पहुँच रहे हैं। क्या लग रहा है योजनाएं किस तरीके से बुजुर्गों को फायदा मिलेगा इससे? बिल्कुल मिलेगा फ़ायदा। घर बैठे उन्हें 60 साल की उम्र होने के बाद धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। ऑटोमेटिक ही वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर उठाएगा और आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। आपको मैसेज आएंगे कि पेंशन आ रही है। और अभी 7,000 चालू हुई हैं, इस महीने मिली हैं लोगों को। कुछ पेंशनें तो हमें पड़ोस में भी आई है, हमारे में करनाल में। ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी का एक ये सपना था कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो चलने फिरने में कठिनाई थी और पेंशन बनवाने के जो कहते हैं कि दफ्तरों को चक्कर काटने पड़ते हैं, उसको पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे ज़्यादा हो चुकी है और जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से कम है, उन सभी वृद्धजनों को घर बैठे पेंशन मिलेगी और उनको कहीं किसी सीएससी किसी ऑफिस में चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी उनके घर जाके पेंशन बनाएंगे। और अभी जिला करनाल के अंदर मैं कहूँ 1,015 लोगों के ऐसे हमारे पास डाटा आया जिनका हमारे जो कर्मचारी हैं वो डेली उन बुजुर्गों के घर जाते हैं, उनके क्योंकि मोबाइल नंबर परिवार पहचान पत्र में है, उनसे फ़ोन करके उनकी सहूलियत के मुताबिक उनके घर जाते हैं और उनका ऑनलाइन वही जो ऐप बनाई है, ये प्रोएक्टिव ऐप बनाई है, उस प्रोएक्टिव ऐप में उसका सहमति लेके कि आपकी पेंशन का माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार नाम आया है, क्या आप पेंशन लगवाना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं पेंशन लगवाना चाहता हूँ। उसी समय उनका ऑनलाइन वो डाटा लेके अपलोड करते हैं। जैसे ही डाटा अपलोड आएगा, DSW के पोर्टल में आएगा, इन्वेस्टिगेटर के पोर्टल में आएगा, उसको स्वीकृत कर दिया जाएगा। और ये
करीब करीब मैं बताता हूं कि 647 लोगों के हम ये एक्सेप्ट जो ये सहमति पत्र है ले चुके हैं। इसमें जो करनाल जिले के अंदर सारी जो टोटल पेंशन है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, सभी तमाम प्रकार की पेंशन है, 1,95,000 बेनिफिशरी इसके अंदर हैं। और ये जो अभी प्रोएक्टिव स्कीम है करीब करीब 2 महीने से ये आई है यहाँ पे जिले के अंदर, और वो इसके ऊपर बड़ा तीव्र गति से हम काम कर रहे हैं। इसमें विभाग है हमारा बड़ा इसके अंदर एक सतर्क है कि किसी भी प्रकार की कोई देरी ना हो और वृद्धजनों को कहीं ना जाना पड़े। उसके घर पे ही हम जाके उनको पहले बोल देते हैं कि आपने अपना आधार कार्ड रखना है, क्योंकि आपका आधार कार्ड भी अपलोड होगा और आपका ऑनलाइन फोटो भी अपलोड होगा। वो पहले हम सभी वृद्धजनों को या उनके परिवार के सदस्यों को बता देते हैं, और उसके बाद ही गांव में उसके घर में या किसी वार्ड में जो शहर में है उसके घर पे जाके वो डाटा उसका अपलोड करते हैं। श्री मनोहर लाल जी का एक सपना था कि जो ये स्कीम है, ये कल्याणकारी स्कीम है, ये सिर्फ अग्रिम पंक्ति तक ना रहे, जो अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति है जिस तक कुछ भी नहीं जा रहा, कि वहां तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। और वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये साकार करके दिखा दिया हरियाणा के अंदर। जब तक हरियाणा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की सरकार आई है, बेटे 60 साल की उम्र होंगे अपने आप पेंशन बन जाए। पहले हमने दफ्तर के बड़े धक्के खाने पड़े थे, बड़े चक्कर काटने पड़े थे, लेकिन अब जब से सरकार आई है श्री मनोहर लाल जी की, पेंशन बेटे 60 साल की उम्र होंगे ऑनलाइन अपने आप बन जाए। और घर करारे करारे नोट आवे हैं, जब काचे कट रहे हैं। जी सर, कारगर दस्तावेज साबित हो रहा परिवार पहचान पत्र। जी हाँ, ये एक ऐसा दस्तावेज सिद्ध हुआ है जिसके माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिलने लगा है। इस पोर्टल पर अब 70 लाख से ज्यादा परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। जिस राज्य की 2.76 करोड़ आबादी कवर हो जाती है, इनमें से लगभग 86% परिवारों का डाटा सत्यापित हो चुका है। युवाओं की शिक्षा, कौशल, बेरोजगारी का डाटा भी इस पोर्टल पर डाला गया है। स्वरोजगार के लिए 28,000 लोगों का बैंकों के जरिए ऋण मंजूर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को सही मायने में हरियाणा ने मूर्त रूप दिया है। इसके लिए एक नई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना लागू की गई है। योजना का मकसद ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उनकी आय 1,80,000 करना है। इसके लिए भी परिवार पहचान पत्र के डेटा का उपयोग किया गया है। लगभग 3.50 लाख परिवारों की जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम थी, उन परिवारों के लिए 3 चरणों में अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 1,50,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। 28,000 लोगों का बैंकों ने स्वरोजगार के लिए 80,000 से 2 लाख रुपए तक का ऋण मंजूर किया, जो सही मायने में अंत्योदय के मूल मंत्र को चरितार्थ करता है। ऐसे लाभ पात्रों को भी मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकृत ऋण का पत्र अपने हाथों से वितरित करते हैं और पूछते हैं कि इस पैसे का क्या करोगे। तो महिलाओं में से कोई ब्यूटी पार्लर, कोई मनियारी की दुकान, तो कोई रेडीमेड कपड़ों की दुकान, तो कोई दूध की डायरी खोलने की बात करता है। सीएम का मानना है कि अवसर मिले तो स्वरोजगार से आगे का जीवन सुधर सकता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री स्वयं लोगों से लिया गया ऋण समय पर वापस अदा करने की अपील भी करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने साल 2016 में दीनदयाल जन आवास योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक रूप से गरीब और निम्न आय वर्ग वाले बेघर परिवार को उनका खुद का घर मुहैया करवाना है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान दीनदयाल जन आवास योजना 2022 में 50% बिक्री योग्य एरिया को फ्रीज करने के प्रावधान को हटाने पर मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब राज्य के और ज्यादा लाभार्थियों तक इस किफायती आवास योजना का लाभ पहुंच सकेगा। रिपोर्ट देखिए।
हरियाणा में आर्थिक रूप से गरीब और निम्न आय वर्ग वाले बेघर परिवारों को उनका खुद का घर मुहैया करवाने की दिशा में हरियाणा सरकार निरंतर दृढ़ता के साथ काम कर रही है। कार्य को करने के लिए प्रदेश सरकार साल 2016 से हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना को संचालित कर रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 5 से 15 एकड़ भूमि पर किफायती आवास कॉलोनियों का निर्माण करती है। इन कॉलोनियों में बनाए गए घरों को गरीब परिवारों को बहुत ही कम कीमतों पर बेचती है। दीनदयाल आवास योजना की शुरुआत साल 2016 में हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के गरीब परिवारों को उनका खुद का घर देने के लिए की थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से निजी निर्माण कंपनियों के साथ मिलकर 5 से 15 एकड़ जमीन पर कॉलोनियों का निर्माण किया जाता है। इन कॉलोनियों में सभी आवास प्लॉट का क्षेत्रफल 150 स्क्वायर मीटर और प्लॉट एरिया रेशियो 2 होता है। इसके अलावा सड़कों के तहत आने वाला एरिया कुल लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% होता है। कॉलोनियों का निर्माण हो जाने के बाद बिल्डर को लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% एरिया सरकार को निःशुल्क देना होता है, जिस पर सरकार नागरिकों के लिए कुछ बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। राज्य सरकार हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना 2022 के माध्यम से राज्य के सभी गरीब परिवारों को किफायती मूल्य पर हर घर उपलब्ध करवाकर उनके खुद के घर होने के सपने को साकार कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान दीनदयाल जन आवास योजना 2022 में 50% बिक्री योग्य एरिया को फ्रीज करने के प्रावधान को हटाने पर मंजूरी दी है, क्योंकि इस योजना के तहत 50% बिक्री योग्य एरिया को सरकार के पास रखा जाता था। इस प्रावधान के हटने के बाद अब राज्य के और ज्यादा लाभार्थियों तक इस किफायती आवास योजना का लाभ पहुंच सकेगा। साथ ही परियोजना के संपूर्ण हो जाने के बाद होने वाली किसी संभावित गलती के विरुद्ध सुरक्षा के मामले में कॉलोनाइजर को निदेशक के पक्ष में इंटरनेट डेवलपमेंट वर्क्स एवं ईडीसी के लिए जरूरी बैंक गारंटी के विरुद्ध 10% बिक्री योग्य एरिया को कवर करने वाले आवासीय जगह को मोर्टगेज रखना अनिवार्य कर दिया गया है। योजना में किए गए संशोधन के मुताबिक डेवलपर को कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग एवं सामुदायिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए अपनी लागत पर आवश्यकता आधारित कम्युनिटी साइट के निर्माण हेतु अतिरिक्त विकल्प दिए जाएंगे। कॉलोनाइजर को ऐसे सामुदायिक भवन से सदस्यता फीस या अन्य कोई लाभ अर्जित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा कॉलोनाइजर को फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रदान करने से पहले कम्युनिटी साइट का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी है। इस योजना को हरियाणा में संचालित करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से गरीब एवं निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को उनका खुद का घर उपलब्ध करवाना है, क्योंकि आज भी राज्य में काफी परिवार ऐसे हैं जो पैसों की तंगी के कारण झुग्गी झोपड़ी, किराए के मकानों या कच्चे घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, जिसके कारण उन्हें अपना जीवन व्यतीत करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गरीब परिवारों को इसी समस्या को देखते हुए दीनदयाल जन आवास योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को किफायती दरों पर उनका खुद का घर प्रदान किया जाता है। दीनदयाल जन आवास योजना 2022 राज्य में गरीब परिवारों की जीवन शैली में एक सकारात्मक परिवर्तन लाई है, जिसके माध्यम से राज्य और राज्य के गरीब परिवारों का विकास हो रहा है। दीनदयाल जन आवास योजना 2022 के तहत गरीब और बेघर नागरिक आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता को हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है। इस योजना के तहत आवेदनकर्ता के पास हरियाणा राज्य का बोनाफाइड होना चाहिए। साथ ही आवेदक को करदाता नहीं होना चाहिए। आवेदनकर्ता के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। हरियाणा की मनोहर सरकार की दीनदयाल जन आवास योजना 2022 गरीब और बेघर परिवारों को उनका खुद का घर उपलब्ध करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इधर हरियाणा में 19,000 से ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल वापस लाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी शैक्षणिक स्वयंसेवकों को सौंपी गई है। गुरुग्राम, पलवल और नूंह जिले में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चे हैं। स्कूली बच्चों की तर्ज पर इन बच्चों को भी वर्दी, स्कूल बैग और मिड डे मील देने की सुविधा होगी। रिपोर्ट देखिए।
हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश का शिक्षा स्तर बेहतर करने की दिशा में लगातार तमाम प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को समय से पहले लागू करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। ऐसे में प्रदेश सरकार ने किसी भी तरह की शिक्षा से दूर चल रहे बच्चों की सुध लेते हुए उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इन्हें अब फिलहाल स्कूल लाने के बजाय सरकार उन्हीं के इलाके में जाकर न केवल पढ़ाएगी बल्कि स्कूली बच्चों की तर्ज पर मिलने वाली अधिकतर सुविधाओं का लाभ भी देगी। हरियाणा में लगभग 19,500 बच्चे इस सूची में शामिल किए गए हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक स्वयंसेवकों को जिम्मेदारी सौंपी है। इन्हें प्रदेश सरकार की ओर से बकायदा मानदेय दिया जाएगा। इन स्वयंसेवकों का सबसे महत्वपूर्ण काम ये होगा कि इन ईंट भट्टों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को पहले 8-9 माह तक खुद पढ़ाई करवाएंगे और इसके बाद अगले सत्र में सबसे नजदीकी स्कूलों में इन बच्चों को दाखिला करवाया जाएगा ताकि अगला सत्र आने के बाद इलाके में ड्रॉप आउट की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। इस विशेष योजना के तहत पहले इन बच्चों की न्यूनतम उम्र 7 वर्ष रखी जानी थी, लेकिन इसके बाद सरकार ने इसके लिए 8 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग को लिया गया है। प्रदेश भर में 779 शैक्षणिक स्वयंसेवक हरियाणा सरकार फील्ड में उतार चुकी है। साथ ही प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाली लगभग सभी सुविधाएं इन बच्चों को देने का भी फैसला लिया है। इस योजना के पहले चरण में शिक्षा विभाग की ओर से ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के लिए विशेष केंद्र खोले जाएंगे। इन सभी बच्चों को स्कूली बैग, यूनिफॉर्म एवं मिड डे मील मिलेगा। सभी बच्चों के आधार कार्ड और फैमिली आईडी बनाए जाएंगे। सभी बच्चों के नाम पर बैंक अकाउंट भी खोले जाएंगे। सभी बच्चों की पूरी डिटेल शिक्षा विभाग को देनी होगी। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक स्वयंसेवकों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ प्रदेश के सभी जिलों में टारगेट किए गए बच्चों की संख्या भी जारी की है, जिसके तहत हरियाणा में 19,000 ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मोटे मोटे आंकड़ों की बात करें तो प्रत्येक जिले में 30 बच्चों पर एक स्वयंसेवक सरकार ने नियुक्त किया है। ऐसे में 60 से ज्यादा बच्चों की संख्या होते ही वहां पर तीसरे स्वयंसेवक की नियुक्ति कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने ईंट भट्टों और स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को भी शिक्षा देने के लिए विशेष तौर पर शैक्षणिक स्वयंसेवक नियुक्त किए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि प्रदेश में कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। और मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव हाफिजपुर निवासी प्रगतिशील किसान सुभाष कंबोज का जिक्र किया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना चला रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव हाफिजपुर निवासी प्रगतिशील किसान सुभाष काम्बोज के बारे में जिक्र किया। ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में सुभाष काम्बोज की मेहनत और तारीफों के पुल बांधे हैं। इससे पहले मार्च 2021 में भी पीएम मोदी ने सुभाष का जिक्र मन की बात में किया था। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा के यमुनानगर में सुभाष काम्बोज रहते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। आज वो करीब 2000 बॉक्स में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। वैज्ञानिक तरीके से किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। हम हर बार देशवासियों की ऐसी सफलताओं की चर्चा करते हैं जो हमारे चेहरे पर मीठी मुस्कान बिखेर देती है। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। हरियाणा में यमुनानगर में एक मधुमक्खी पालक साथी रहते हैं,
सुभाष कंबोज जी। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। आज वो करीब 2000 बॉक्सेस में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उनका शहद कई राज्यों में सप्लाई होता है। 54 वर्षीय सुभाष काम्बोज ने बताया कि ये उनके लिए बड़े गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दूसरी बार उनका जिक्र किया है। प्रधानमंत्री के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो बहुत खुश हैं। सुभाष ने बताया कि उन्होंने मधुमक्खी पालन केवल व्यवसाय के तौर पर शुरू किया था। आज वो 2000 से ज्यादा बॉक्स में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। यमुनानगर के हाफिजपुर गांव के किसान सुभाष काम्बोज, जिनका जिक्र आज पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया, और उनसे जानेंगे कि आज क्यों उनका मन की बात में जिक्र किया गया, कैसे उन्होंने अपने मुकाम हासिल किया। ये मधुमक्खी पालन करते हैं। तो सुभाष जी, आपका जो है पीएम मोदी ने मन की बात में जिक्र किया, कैसा लगा आपको? सर, मेरे लिए तो देखो, इससे बड़ा माना गर्व की बात नहीं हो सकती कि एक देश का प्रधानमंत्री और एक किसान का मन की बात में जिक्र करे और इतनी तारीफ करे, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। तो कैसे आपने ये व्यवसाय शुरू किया और कैसे इस मुकाम तक पहुंचे? सर, मैंने ये है ना 1996 में सिर्फ 6 बॉक्स से शुरू किया था, सिर्फ एक शहद खाने के पर्पज से, और अपने खेतों में ये बॉक्स रखे रहेंगे, पोलिनेशन होता रहेगा। लेकिन ये धीरे धीरे जब मैंने इस काम को देखा कि ये है ना काम खुद भी यानी ना सिर्फ शहद मिल रहा बल्कि मधुमक्खी भी ग्रोथ हो रही है, तो ये धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाता चले गया और फिर मैंने ये प्रोफेशनल शुरू कर दिया 3-4 साल के बाद। तो इससे पहले क्या काम करते थे आप सुभाष जी? सर, मैं टीचर था, एक प्राइवेट जॉब करता था, और फिर जब मैंने इस काम को प्रोफेशनल ले लिया तो मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। तो जैसे आपने 6 बॉक्स से शुरू किया, उसके बाद आपने इस व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ाया? सर, एक्चुअली ये मधुमक्खियां जो है ना खुद ही ग्रोथ करती हैं, कि हर साल इनकी ग्रोथ होती है और ये धीरे धीरे बढ़ती है। पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। कोई भी नया काम करता है, कोई भी किसान, तो वो सब्र होना चाहिए। पहले 2-3 साल आपको लगेगा नहीं कि इनकम कुछ नहीं आ रही है, तो वो धीरे धीरे जब ये ग्रोथ होएगी, आप नॉलेज बढ़ेगी, तो इसमें अच्छी इनकम आती है। तो इससे पहले भी आपको कई बार अवार्ड मिल चुके हैं, अपने उन अवार्डों के बारे में जिक्र करें। सर, मेरे को तो ऐसे मुख्यमंत्री जी ने मेरे को सम्मानित किया है और गवर्नर ने मेरे को सम्मानित किया है, और यहाँ तक कि डीसी जो अपने यमुनानगर के उस टाइम उन्होंने मुझे सम्मानित किया, और यहाँ तक कि नॉर्थ इंडिया से उदयपुर यूनिवर्सिटी ने मुझे सम्मानित किया है। तो मुझे बहुत मान सम्मान इस काम में मिला है। तो बी फार्म आपके कहाँ कहाँ चल रहे हैं इस वक्त? सर, हम इनको जो है ना एक जगह नहीं, क्योंकि हर 2-3 मंथ के बाद हम इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते रहते हैं। हम महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए, फिर ऐसे हरियाणा होते हुए, और फिर उत्तर की साइड में जैसे जम्मू कश्मीर तक, हिमाचल तक जो जाते हैं, फिर वापस इनको वैसे ही नीचे लेके जाते हैं। तो कितने तरह का शहद तैयार किया जा रहा है आपके पास? सर, एक्चुअली जितने भी तरह के फूल हैं, असल में फूलों से शहद आता है, ना कि शहद कहीं किसी फैक्ट्री में तैयार होता है। ये फूलों से आता है, और जितने तरह के फूल हैं, लेकिन फूल ज्यादा संख्या में होने चाहिए, तो उतनी तरह के शहद हैं। हम लोग साल भर में जो शहद प्राप्त करते हैं, लगभग 10 से 12 तरह के शहद, अलग अलग फूलों से अलग अलग शहद प्राप्त होते हैं। तो आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप मधुमक्खी पालन में सरकार कितनी सहायता कर रही है? सर, देखो, सरकार की तो मैं बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि जब से हरियाणा में है ना, चाहे सेंटर में भाजपा सरकार आई है, तो मधुमक्खी पालन के प्रति उनका रुझान बहुत ज्यादा है, ताकि नए नए युवाओं को जो है ना रोजगार मिले। लेकिन मैं तो और भी इससे बड़ी ये कहूंगा कि हरियाणा में तो खासकर स्पेशल हमारे मधुमक्खी पालकों को जो नए होते हैं, उनको सब्सिडी 85% तक सब्सिडी पे मधुमक्खियां, सामान बहुत मिलता है। और यहाँ तक कि मैं IBDC है ना, जो रामनगर में है कुरुक्षेत्र के पास, तो वो इसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, और नए नए जितने भी वहाँ पर ट्रेनिंग वहाँ पे होती है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ तक कि हिसार में है, तो वहाँ पर भी जो है ना, जो नए फार्मर होते हैं, वहाँ ट्रेनिंग मिलती है, और फिर वो आगे बढ़ते हैं, अपना नया
मतलब रोजगार वहाँ से, और यहाँ तक कि एबिक है वहाँ पर, तो एबिक की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलती है। तो जिस तरह आज मन की बात में जिक्र हुआ है आपका, किस तरह धन्यवाद करना चाहेंगे मोदी जी का? मैं तो प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवादी हूँ, जिसने एक छोटे से फार्मर का, एक छोटे से गांव में रहने वाले फार्मर का इतनी अपने मन की बात में तारीफ की है, उसके काम की सराहना की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री जी आपका, कि आपने इतना मेरा नाम रोशन कर दिया। तो ये थे हमारे साथ सुभाष काम्बोज जी, जिनका पीएम मोदी ने मन की बात में जिक्र किया। शायद उनके पास आज धन्यवाद करने के लिए शब्द भी नहीं है। यमुनानगर से हरियाणा न्यूज के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुमक्खी पालन से शहद उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना शुरू की है। सरकार की ओर से किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देश में अब लगातार कृषि क्षेत्र का विकास हो रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से खेती के क्षेत्र में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन की शुरुआत की है, ताकि किसानों को खेती से जुड़े क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।